हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं चैप्टर। आज इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर का सिद्धांत, बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। ये हाइड्रोजन लाइक एटम से क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक की चोर यानी एक इलेक्ट्रॉन हो और नाभिक के चारों तरफ वो स्थायी कक्षा में घूम रहा हो। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं हमने एग्जाम्पल मानी हुई है, ये लिया हुआ है नाभिक। इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन या मान लिया है जो नाभिक से r दूरी पर ये आपका इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m और वेग v मान लिया गया। ये r कक्षा की त्रिज्या में घूम रहा है, तो वृत्तीय पथ पर इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। यह अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से मिलेगा? यह अभिकेंद्र बल इसको नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है उससे मिलेगा। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी अभिकेंद्र बल mv²/r ये इज इक्वल टू हो गया नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल, यानी F इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 q2/r² से mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 की जगह Ze आ जाएगा और q2 की जगह E/r²। यहाँ से mv² की वैल्यू निकाल लें तो mv² हो गया Ze²/4πε0r। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। बोहर की जो प्रथम परिकल्पना है उसमें उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में जो घूम रहा है उसका जो कोणीय संवेग होगा वो किसके बराबर? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर होता है nh/2π। n क्या है यहाँ? n की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 ले सकते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या ये है, और h प्लांक्स नियतांक है। ये जो इक्वेशन आपकी आ रही है इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कह दें, और इस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके समीकरण 1 से भाग दे दें। ये समीकरण 2 है हमारी, इसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो m²v²r² और बराबर के इधर n²h²/4π² ये मिलेगा, और इक्वेशन नंबर 1 ये है, इससे डिवाइड कर दें तो अपॉन में mv² ये आ जाएगा, तो आपको मिलेगा m²v²r²/mv² इज इक्वल टू n²h²4πε0r/4π²ze², ये मिल जाता है। जो टर्म इसमें कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर दीजिए तो r इज इक्वल टू आ जाता है n²h²π ये सब कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट है सब के सब यहाँ। तो r की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? r प्रोपोर्शनल हो रहा है n² के, यानी जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है r उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रॉन जिस अनुमत स्थायी कक्षा में, यानी परमिसिबल जो आपकी ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है वहाँ अगर आपको उसकी त्रिज्या निकालनी है तो r की वैल्यू हो जाएगी n² के बराबर, और n की वैल्यू यहाँ पर जब 1 2 लेंगे आप तो r त्रिज्या अगर इसमें देखा जाए r की वैल्यू 1 2 3 4 रख दें तो त्रिज्याएं 1:4:9:16 इस तरह से मिलती चली जाती हैं। दूसरा टॉपिक इसमें हम लोगों को देखना है बोहर त्रिज्या। तो जो पीछे समीकरण आपने निकाली थर्ड, उसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z की वैल्यू 1 रख दीजिए और प्रथम कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो R1 मिल जाएगी त्रिज्या, और R1 त्रिज्या की जो वैल्यू होगी, यानी पहली कक्षा को अगर R1 से दिखा दे तो ये बराबर हो जाएगा h²ε0πme²। और इसमें जब h∈0πme इनकी वैल्यू रख के कैलकुलेट किया जाता है, इसी को बोहर त्रिज्या कहते हैं, तो इसका मान हमें मिल जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार अनुमत स्थायी कक्षा की त्रिज्या r बराबर r1 n²/z। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1 की अगर दूसरी कक्षा की आपको त्रिज्या निकालनी है तो r2 बराबर n² × r1, n यानी n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू r1, 2 का स्क्वायर 4 × r1 ये होगा, r1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से आप दूसरी तीसरी कक्षाओं की त्रिज्याओं को निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को निकालना है स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। तो जो ये परमिसिबल जो ऑर्बिट्स हैं
अनुमत कक्षाओं में जो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का जो वेग है उसके व्यंजक निकालने के लिए पीछे इक्वेशन नंबर 2 आप जो निकाल चुके हैं, कौन सी इक्वेशन थी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, उस इक्वेशन से v की वैल्यू निकाल लिया तो v इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, ये मिल जाएगा। r की वैल्यू रख दें यहाँ, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिल जाता है v इज इक्वल टू, ये मिल जाता है v इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन n, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। ये सब जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कांस्टेंट हैं, तो v जो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो n के हो जाता है, यानी 1 अपॉन n के, ये व्युत्क्रमानुपाती, आप ये कह सकते हैं n के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी अनुमत स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है उसकी कक्ष संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर अगर आप z बराबर 1 ले लीजिए और पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो v1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। पहली कक्षा में जो इसका वेग मिलेगा, पहली कक्षा में इसका वेग कैलकुलेट कर लिया जाए तो वो आ जाता है 2.19 × 10⁻⁶। इसका प्रकाश की चाल से अनुपात v1 अपॉन c निकाल लें तो ये हो गया 1/137। इसको कहा जाता है सूक्ष्म संरचना नियतांक, तो ये वैल्यू हमको यहाँ मिल जाती है। थर्ड टॉपिक, इसी में स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इसमें देखना है। इसके लिए माना किसी भी स्थायी n कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा वो En है, En तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग होती है, यानी इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है n कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन कोई है तो वहाँ जो ऊर्जा होगी वो उसकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो इसके लिए पहले हमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की निकालना पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा Kn इज इक्वल टू हाफ mv² से, यहाँ वैल्यू अगर आप रख देंगे समीकरण 1 से तो आपको Kn की वैल्यू मिल जाएगी। Kn किसके बराबर हो गया, यानी जो गतिज ऊर्जा आप देख रहे हैं ये किसके बराबर आपको मिल गई, ये आपको गतिज ऊर्जा का मान यहाँ से मिल जाएगा Kn इज इक्वल टू Z² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये मिल जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ रख दें, रेडियस की वैल्यू रख दीजिए, तो r की वैल्यू रखिएगा तो Kn इज इक्वल टू mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² इन ब्रैकेट 1 अपॉन n², ये मिलेगा। रिडबर नियतांक के पदों में अगर इसको चेंज कर दिया जाए तो रिडबर नियतांक के पदों में यानी r रख दें हम इसके स्थान पर mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² जो आप देख रहे हैं इसके स्थान पर हमको रिडबर नियतांक रख देना है r। तो यहाँ पर जो आप इस फार्मूले में देख रहे हैं, एक hc से इसकी हमें मल्टीप्लाई और एक hc से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह आपको मिल जाएगा, यहाँ h³ हो जाएगा ch³, नीचे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ch³ ये मिल जाएगा। तो इसकी जगह आप r रख देंगे तो Kn इज इक्वल टू Z² rhc अपॉन n² ये मिलेगा, और इसको अगर सिंप्लीफाई कर दें तो ये वैल्यू हो जाती है Z² 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमको ऊर्जा मिल जाती है। अब नाभिक से r दूरी पर नाभिक के स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा है वो निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा UN से शो की जाए, ये इक्वल होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, यानी ZE इंटू माइनस E अपॉन R, ये मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई R, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा। R के पदों में अगर इसको चेंज करना है तो UN इज इक्वल टू माइनस Z² 2RHC अपॉन n², या इज इक्वल टू माइनस Z² 2 इंटू 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको मिल जाता है UN यानी स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू। अब कुल ऊर्जा निकालनी है, तो कुल ऊर्जा का मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, जो आपने गतिज और स्थितिज ऊर्जा निकाली उनको जोड़ दीजिए दोनों को, Kn और UN की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। आपने इन दोनों वैल्यूज को जब रखा, इसको सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू ये आ गई माइनस ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R का मान रख दिया, पीछे जो समीकरण थर्ड से आप निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू को रखने के बाद En इज इक्वल टू हो गया माइनस इन ब्रैकेट mz² e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² अपॉन 1 अपॉन n²।
और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आई माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में है उसकी ऊर्जा के लिए जो व्यंजक हमको मिल रहा है वो मुक्त क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी En प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एन स्क्वायर। तुम क्या कहेंगे कि अनुमत स्थायी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसकी कक्ष संख्या के या संगत मुक्त क्वांटम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा मान लीजिए उत्तेजित कक्षा से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा रहा है, यानी ऊंची कक्षा n2 से नीचे कक्षा n1 में इलेक्ट्रॉन लौट रहा है, तो लौटते समय जब नीचे कक्षा में आएगा तो ऊर्जाओं में अंतर होगा, और ऊर्जाओं में ये अंतर बोहर के हिसाब से आप पहले पढ़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के ऊर्जा के रूप में ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो पहले आप दोनों कक्षाओं में ये निकाल लीजिए, यानी n2 से n1 में आने में ऊर्जा में अंतर कितना है, तो E2 माइनस E1 ये वैल्यू निकाल लें। E2 माइनस E1 की वैल्यू आ गई mz स्क्वायर E4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बोहर की तीसरी परिकल्पना से इलेक्ट्रॉन जब लौटेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेगा। तो इन तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, अगर हमें न्यू निकालना है तो E इज इक्वल टू एच से हम पढ़ चुके हैं एच न्यू के, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा E अपॉन एच, यानी न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच, ये फार्मूला लग जाएगा। इसमें आप इन वैल्यूज को जो आपने अंतर निकाला ऊर्जाओं को रख दें तो ये समीकरण आपको मिल जाती है। न्यू इज इक्वल टू mz स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब इन ब्रैकेट 1 अपॉन n स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अब यहाँ से तरंग दैर्ध्य निकालें तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा आप पढ़ चुके हैं, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो 1 अपॉन लैम्डा किसके बराबर, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू अपॉन c। तो हमको जो ये वैल्यू निकालना है 1 अपॉन लैम्डा, तो ये न्यू अपॉन c, यानी इस फार्मूले में आप रख देंगे ये न्यू अपॉन c में। तो न्यू की वैल्यू आप पहले निकाल ही चुके हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mz स्क्वायर ई पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये आ जाता है। यहाँ ये जो आप वैल्यू ले रहे हैं 1 अपॉन लैम्डा, इसको हम तरंग संख्या कह देते हैं। जहाँ पर भी तरंग संख्या वेव नंबर निकालना है इससे कैलकुलेट कीजिएगा। और इस समीकरण में जो है ये m e पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर सी एच क्यूब आ रहा है, यही रिडबर्ग नियतांक है। इसी को r से शो कर दिया जाता है, इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। तो अगर इसकी जगह पर r रख दिया जाए, रिडबर्ग नियतांक रख दिया जाए, तो 1 अपॉन लैम्डा z स्क्वायर r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ये मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन की तरह जो एटम होंगे, तरह मतलब क्या, जैसे हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जो आप देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे एक इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, जैसे हीलियम प्लस है He प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम प्लस 2 इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम कहलाएंगे। इनके लिए बोहर का सूत्र ये आप निकाल चुके हैं। अब हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए हम निकालने जा रहे हैं फिर तरंग संख्या, तो हाइड्रोजन के लिए तरंग संख्या निकालने के लिए ये मान रख दिया गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू z स्क्वायर r इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर में z के स्थान पर 1 रख दिया तो z खत्म, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ये आ जाएगा। रिडबर्ग नियतांक का मान यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। m e एप्सिलॉन नॉट सी एच की वैल्यू रखने के बाद इसको जब कैलकुलेट किया जाता है तो ये मान आ जाता है 1.09 इंटू 10 पावर 7, ये वैल्यू हमको मिल जाती है 1.09 इंटू 10 पावर 7 मीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग नियतांक का मान मिल जाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट फिर जो इक्वेशन नंबर 4 आपको मिली है उसको अगर रिडबर्ग नियतांक r के पदों में आप लिख सकते हैं, यानी E इज इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर, इसमें आर एच और सी के मान रख दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल लेने पर
ई की वैल्यू आपको मिलेगी जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 ले लेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु की अन्वी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, उसका फार्मूला मिल जाता है अन्वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E इज इक्वल टू माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर या माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको भी नोट कर लेंगे आप।